हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो शुरू करते हैं हम क्लास 11 के एनसीईआरटी के फिज़िक्स क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स, तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता क्या है। यूनिट्स आर लाइक द टर्म्स विच डिफाइंस द क्वांटिटी, लाइक समथिंग क्वांटिटी इज 8, 9, 7, दीज आर द क्वांटिटीज। बट इसके पीछे कुछ यूनिट्स लगती है जो डिफाइन करती है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ दैट क्वांटिटी। सो लाइक केजी। सो अपन ने अगर केजी लिखा है तो डिफाइन करती है कि इट्स रिगार्डिंग टू मास। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिट्स होती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स को मेज़र करने के लिए बेसिकली 3 सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं इन द वर्ल्ड। हम थोड़ा सा बेसिकली एक बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स हम थोड़ा बेसिकली समझ लेते हैं कि चैप्टर है क्या, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करते हैं। तो 3 सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं इन द वर्ल्ड फॉर डिफाइनिंग द यूनिट्स। फर्स्ट है CGS, देन सेकेंड FPS, और ब्रिटिश क्यों कहा गया है, बिकॉज एक्चुअली इसका सेंस इसके फुल फॉर्म में छुपा है। और इन द लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है वो MKS है। तो MKS डिफाइंस मास, सॉरी मास नहीं, मीटर, के फॉर केजी एंड S फॉर सेकेंड। ओके, सो लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, बेसिकली यूनिट्स में लिखा जाता है। और मास को केजी में यहाँ पे डिनोट किया जाता है, और टाइम को सेकंड्स में कहा। ठीक है, सिमिलरली CGS बिलोंग्स टू सेंटीमीटर, S फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, FPS मीन्स फुट, P फॉर पाउंड एंड फॉर S फॉर सेकेंड। FPS बेसिकली यूरोप में यूज़ किया जाता था, पर आजकल सारे सिस्टम जो है अपने MKS में है। ठीक है, सो ये कुछ टेबल है, इसके अंदर अपन ने जो बेसिक क्वांटिटीज़ है वो लिखी हुई है, उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। और ये इसी तरीके से जब अपन डायमेंशंस, किसी यूनिट का डायमेंशन, किसी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं तो वो इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। सबसे पहले अपन लेंथ को शो करते हैं। देखिए अपन ने जो सिस्टम है, सिस्टम में भी देखिए सबसे पहले M फॉर मीटर, तो लेंथ को शो करता है। ठीक है, देन मास, सेकंड क्या होगा, मास केजी में लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन टाइम सेकंड। उसके बाद अगर अपने और भी चीज़ होती है तो इलेक्ट्रिक में तो एम्पियर, करंट के लिए एम्पियर को लिखा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है, केल्विन से लिखा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर अपने 3 तरीके से शो करते हैं अपन, सेल्सियस से करते हैं, फ़ारेनहाइट से करते हैं, केल्विन से करते हैं। तो अपन केल्विन को यूज़ करते हैं। ये जो टेबल है ये MKS की टेबल है जो MKS को फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है कैटला, उसकी यूनिट है, और उसका सिंबल है CD से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिक सी चीज़ है इसके अंदर। उसके अलावा फिर अपन आगे चलते हैं, डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। सो कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। V फॉर वॉल्यूम, याद रखिएगा, मतलब कैपिटल V अगर लिखा रहता है तो वो वॉल्यूम को डिनोट करता है, और स्मॉल v फॉर वेलोसिटी। सो अपन को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम मैट्रिक मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और मीटर बेसिकली फॉर M लेंथ है, जिसको अपन डायमेंशनल इक्वेशन में M से शो करते हैं, सॉरी L से शो करते हैं लेंथ को। सो हेयर अपन किस तरह से लिखेंगे उसको, M0, M की पावर 0, L3 एंड T0 से। फिर आता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। मीटर मीन्स L1 एंड T डिनोमिनेटर में है तो -1। ठीक है, फोर्स आता है, फोर्स की हो गई M1 L1 T -2। ठीक है, और उसके बाद है डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो kg M हो गया, M1 L -3 एंड T 0। सो किसी भी
टर्म को डिफाइन करते हैं तो अपन डायमेंशनल इक्वेशन में इस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अपने यूज़फुल है अपने फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसी से न्यूमेरिकल, बहुत से न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो जाते हैं बेसिकली, अगर अपन देखें तो, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। तो अब अपन आते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जो कि अपना बेसिक जो इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें अपन ने चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अपन अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये क्या कह रहा है कि अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट एंड इज इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg meter square per second square. Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equals to alpha k kg, the unit of length equals to beta m, and the unit of time is gamma. Show that calorie has a magnitude. So we have to prove this, ठीक है। अपन को क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि जो 1 कैलोरी है वो इक्वल्स टू 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 एंड गामा 2, ये अपन को प्रूफ करना है। तो अब ये अपन किस तरह से प्रूफ करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन ये रहा कि 1 कैलोरीज को अपन लिख सकते हैं 4.2, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, अधिकतर चीज़ अपन को क्वेश्चन में मिल जाती है। बस हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, एंड जूल की यूनिट मेंशन कर रखी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, मास को आप अल्फा केजी लिखिए। सो मास इक्वल्स टू अल्फा केजी, तो 1 केजी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय अल्फा, ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर बीटा -1 हो जाएगा, 1 सेकेंड को अपन ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर अपन अगर अपन यहाँ पुट कर देते हैं तो अपन को क्या मिलता है। अब देखिए केजी क्या था, केजी था -1, अल्फा -1 था, मीटर स्क्वायर था, और मीटर अपना क्या आ रहा था, बीटा -1। तो अभी ये स्क्वायर है तो ये बीटा -2 हो जाएगा, और सेकंड के अंदर क्या आ रहा था -1, तो ये गामा ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो गामा 2। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। सो स्पीड ऑफ लाइट, सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। So what is the speed of light, what is the distance between the sun and the earth in terms of new unit if light is taken 8 minutes 20 seconds to cover this distance, ठीक है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन को में क्या कह रहा है कि एक सन है, सन से अर्थ पे लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो इसके अंदर अपन को डिस्टेंस जो है वो अपना क्या रहेगा वो बताना है। बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अपन को, सो वी हैव टाइम गिवन, सो टाइम इज गिवन, स्पीड इज गिवन, द स्पीड ऑफ लाइट वी हैव टू टेकन, बट अपन को कन्वर्ट करना है स्पीड ऑफ लाइट को यूनिटी में, मतलब इसको वन माना गया है यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3.2, ठीक है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, उसको अपन ने 1 यूनिटी माना है, ठीक है। तो अपने पास स्पीड है, टाइम है, और अपन को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो स्पीड ये अपन ने सब बात कर ही ली है। स्पीड ऑफ यूनिटी कितनी है, 1 है, और टाइम टेकन ये है। सो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ क्या होगा, 1 × 500, विच इज़ द आंसर, ठीक है। ये है, तो यहाँ से अपने सन टू अर्थ कितना होगा, 500 यूनिट, बिकॉज, ठीक है। सो कन्वर्ट किया है 8 मिनट 20 सेकेंड्स को, बस दैट इज। फिर आगे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the photograph of a house occupies an area of 1.5 centimeter square on a 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.5 meter square. What is the linear magnification of the projector? Means simply क्वेश्चन क्या बता रहा है
एक फोटोग्राफ है जिसका साइज़, इसका एरिया क्या है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑन 35 mm स्लाइड, ठीक है। और जब ये स्क्रीन का जो प्रोजेक्शन अपने को मिल रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली बड़ा सा मिल रहा है, तो इसका एरिया कितना दे रखा है 1.5 मीटर स्क्वायर। सो द जो मैग्नीफिकेशन वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है प्रोजेक्टर, अपन को उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ द हाउस अपन को पता है ऑन स्लाइड 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में अपन ने कन्वर्ट कर लिया 1.75 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द हाउस ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन, यहाँ पे कितना अपन को शो हो रहा है 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरियल मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, जो एरियल मैग्नीफिकेशन है वो एरिया ऑन द स्क्रीन डिवाइडेड बाय एरिया ऑन द स्लाइड, ठीक है। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.75 विच इज़ 8.875 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो एरियल मैग्नीफिकेशन अपने पास निकल गया। उसके बाद अपन को लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन एरियल मैग्नीफिकेशन का अंडर रूट करना है, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन कितना है 8.875 इंटू 10⁻3। सो अपने पास आंसर कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली 94 टाइम्स। सो ये प्रोजेक्शन कितना कर रहा है 94 टाइम्स बड़ा कर रहा है उस स्लाइड से, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Given the area and the volume of the sheet to correct significant figure, ठीक है। इसका क्या है लेंथ, ये सारे अपन को डेटा गिवन है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ शीट, सरफेस एरिया ऑफ अ शीट यहाँ पे अपन को पता है, सरफेस अपन को वैल्यूज पुट करी। सो अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया 8.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द शीट आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो यहाँ पे हाइट मतलब थिकनेस, ये अपनी थिकनेस हो गई, अपनी थिकनेस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सारी डेटास को पुट किया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 0.0855 मीटर मेट्रिक क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। सो सिग्निफिकेंट फिगर टू अ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं अपने, ये 3 है, यहाँ पे ये भी 3 है, ठीक है। The next question, state the number of significant in the following. Significant figure, what that significant figure means, उसमें अपने significant figure कितने हैं, मतलब कि जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें जो उसको डिनोट करते हैं, जिसको जो क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे 7 इज़ द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्चुअली इज नॉट 2⁻10⁻24 है, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2.64, मतलब 2 1 2 3, ओनली 3 आर द सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्योंकि पीछे जीरोस की कोई पीछे वैल्यू नहीं है, ठीक है। जीरो की वैल्यू केवल तब है जब अपने वो बीच में आ रहे हैं, या तो ज़ीरो, ठीक है, या फिर वो पॉइंट के बाद में अगर कोई ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किया जाता है, अदरवाइज ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। ज़ीरो आर नॉट द सिग्निफिकेंट फिगर अगर वो किसी नंबर के पीछे हो, मतलब अगर अपन जैसे कहें 2 × 10⁻100 सो 1000 सपोज, सो ये 10 की ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ओनली 2 को कंसिडर किया जाएगा, बट अपन ऐसे कहते हैं कि 0.02 देन 0, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर ही जो आगे ज़ीरो है इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं इसमें इसका, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अपन कैसे करते होता है। तो 0.2374, सो हेयर द सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए इसने ज़ीरो को भी कंसिडर किया है, ठीक, तो वही बात है। पर यहाँ पे जो आगे ज़ीरो है ये कंसिडरेबल, सॉरी ये तो इसके साथ में इसमें यहाँ आगे ज़ीरो थे वो ज़ीरो कंसिडरेबल नहीं किए गए हैं, ठीक है। डी, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, ओके। नेक्स्ट वन, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगेन लास्ट, इसके अंदर देखिए आगे वालों का कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4, तो 4 इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3 kg, ठीक है। द 2 गोल्ड पीसेज ऑफ मास
20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the the total mass of the box? The difference in the masses of the pieces to the correct significant figure. So इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. इसमें क्या कह रहा है ये कि बॉक्स वेट प्लस 2 पीसेस, एक तो ये अपन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके अलावा फाइंड क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द 2 पीसेस का डिफरेंस. ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या निकलता है आंसर. ये अपन को डेटा गिवन है. टोटल मास ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा 2.3 प्लस इसको अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में. एक चीज़ हमेशा याद रखिए, या तो केजी को कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में या फिर ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए केजी में. यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. जो यूनिट है पीछे केजी वो हमेशा सेम होनी चाहिए. अगर अपन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसमें यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, यूनिट का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में. बिकॉज यूनिट इज़ लाइक कि बिकॉज नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास जो फाइनल टोटल मास आ गया वो कितना आ गया 2.34032 kg. अब इसमें बेसिकली इसका जो टोटल मास अगर अपन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 2.3 kg ही होगा, क्योंकि बहुत छोटा मास है. ठीक है, ऐसे सिमिलरली डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस क्या कह रहा है इसके अंदर कि अपन इन दोनों का डिफरेंस किया तो 0.02 ग्राम्स मिल जाएगा. तो आपको इसकी जो सारी जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको समझने की पहले आप आराम से बैठ के समझिए. जो न्यूमेरिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझिए क्या मैं पढ़ा रहा हूँ. उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स की मैं जो है PDF ये जो PPT है वो मैं शेयर कर दूँगा. आपको राइट डाउन या नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. पहले आप समझिए, कंसेप्ट को समझिए. एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो पहले फोकस कर बैठ के आराम से फोकस करिए पढ़ने पे. ठीक है, पहले इसको समझिए. ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m to the rest of mass m0. actually is not mo, it's m of a particle in the speed of in the term of its speed v and the speed of light c. ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटेड स्पेशल रिलेटिविटी है. अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते हैं, उन्होंने 1 ईयर के अंदर 3 पेपर पब्लिश कर दिए थे. ठीक है, उसमें से एक पेपर है स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर. ठीक है, अ बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स टू पुट द कांस्टेंट c. ही राइट्स m इक्वल्स टू m0 1 माइनस v स्क्वायर इंटू 1/2. गैस वेयर टू पुश द मिसिंग c. सो अपन को इसमें बेसिकली क्या कहना चाहता है ये कि अपने पास एक इक्वेशन जो बच्चे ने लिखी है वो ये है. ठीक है, तो इसके अंदर वो c को रखना भूल गया कि यहाँ पे c कहाँ आएगा, अपन को फाइंड आउट करना है. तो पहली बात तो ये समझिए कि है ना, यूनिट इसमें क्या है, यूनिट का खेल है सारा. अपने LHS में क्या आ रहा है, LHS में क्या यूनिट आ रही है kg. ठीक है, RHS में क्या आ रही है, इसको अपन kg लिखेंगे. ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी kg. ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हटा दीजिए, कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यू को नेगलेक्ट कर दीजिए अभी एक बार के लिए. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब क्या अपना LHS RHS के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि अपन को इधर kg दिख रहा है, इधर साथ में सेकंड स्क्वायर भी आ रहा है, मीटर स्क्वायर भी आ रहा है. सो अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर एंड स्क्वायर को रखना पड़ेगा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो अपन को क्या करना है इसमें kg अपॉन मतलब सॉरी m0 अपॉन कुछ ये चीज़ तो अपनी ये हो गई. ठीक है, और c अपन को यहाँ पे कहीं ऊपर लिखना पड़ेगा. तो मतलब मोटे मोटे तौर पे अपन इसको तो समझ में आता है कि c मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर और ये v नीचे आएगा. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं किस तरह से कराया है ना. ठीक है, ये अपन ने देख लिया, इसकी यूनिट्स अपन ने लिख दी. ठीक है, डायमेंशन ऑफ जो इसकी होगी m100 L0 T0. m0 की क्या होगी m1 ओके L0 T0. v क्या है इसके अंदर, वेलोसिटी है m0 L1 T-1. v स्क्वायर क्या, वही v स्क्वायर का क्या हो जाएगा L2 T-2 हो जाएगा. c का क्या हो जाएगा L1 T-1. ठीक है, तो ये अपन ने सारा तरीके से कैलकुलेट किया.
ठीक है। तो अपना LHS RHS तभी पॉसिबल हो सकता है जब अपन V और C ये दोनों डिवाइड में जाए एक दूसरे के, ठीक है, तभी हो सकता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दिस, ठीक है। इसके अंदर V स्क्वायर C स्क्वायर दोनों की यूनिट कैंसिल्स हो जाएगी एक दूसरे से, केवल kg रह जाएगा ऊपर, kg इक्वल्स टू kg, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सिंपल सा था, इसमें कोई वो ज़्यादा वो नहीं था। क्वेश्चन समझिए, बेसिकली थिंग क्या है, क्वेश्चन समझिए। जब तक अपन क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना, अपन को समझ में नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन मस्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आराम से 1-2 मिनट लगाए क्वेश्चन पेपर के अंदर, जब आपके पास पेपर आएगा आराम से बैठ के क्वेश्चन को पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, उसके बाद आंसर निकालने की कोशिश करिए। जब तक आपको पता नहीं जाना कहाँ है, तब तक आप चलते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ लैंड कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इज, अपन को बता रखा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। The size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in metric cube of a mole of a hydrogen atom? ठीक है, पहली चीज़ तो इसने वॉल्यूम पूछी है, कितना होगा, ठीक है। दूसरा इसने मोल बोला है, तो अपन को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, अब एटम कैसा होता है, गोल होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस इसने दे दी है, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब रेडियस जो है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। बाकी चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी। मोल इंपॉर्टेंट है, 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल का मतलब है 1 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, ठीक है, कितने हाइड्रोजन एटम्स अपने आ जाएंगे, तो वो 1 मोल है। तो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, द साइज होगा, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, कितना होगा 1 मोल के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना होगा पूरा, ठीक है। तो कैसे क्या है इसमें, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गई अपने पास 10, इनको सबको ही जो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम की होगी 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि मैंने बता दी थी आपको। यहाँ वैल्यू पुट्स करोगे आप, तो अपने पास क्या आएगा 0.524 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, सॉरी मैंने लिख दिया था ये 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अपन एक के वॉल्यूम से, तो अपन को इतने का वॉल्यूम्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास टोटल 1 मोल्स के अंदर टोटल एटॉमिक वॉल्यूम कितना होगा, 3.16 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है ना, सही है ना। देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, -30 है ऊपर, और यहाँ ये प्लस 23 है, तो 23 30 - 23, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा -7, तो 10⁻⁻7 आ जाएगी, सही निकला है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन, अगेन देखिए फिर से मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम अपन ने भी निकाला था नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इसमें और इसने बोला है कि मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, इनके बीच का रेशियो निकालना है इन दोनों का, ठीक है। रेडियस का भी सेम गिवन है, रेडियस का अपना जो वॉल्यूम आया वो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम आया वो 0.524 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब आ गया, जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था सेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है, 1 मोल के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। बस इसमें नेक्स्ट एक चीज़ और एक्स्ट्रा इसने जोड़ दी, और रेशो निकालना है अपन को, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है। गिवन है जो 1 मोल का जो वो होगा वो मोलर वॉल्यूम दे रखा है 22.4 लीटर होता है। अब लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, अगेन द यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। सो 1000 लीटर इक्वल्स टू 1
ये एक यूनिट कन्वर्जन आप याद रखिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये बहुत आपके काम का है, इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इन्होंने क्या किया है, ठीक है, तो 1 लीटर कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए वही है 22.4 लीटर है, इक्वस टू कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसका और इसका अपन को रेशो निकालना है, ठीक है। ये एटॉमिक वॉल्यूम है, तो ये सॉरी ऊपर क्या रखा है, मोलर वॉल्यूम रखा है इसमें, तो मोलर वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मिनट मैं आपके लिए इसको साफ कर देता हूँ। एक ठीक है, तो मैं इसमें एक बार लिख देता हूँ आपके लिए कि 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। और अपन ने ये निकाला कि मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 इंटू 10⁻³ एंड एटॉमिक वॉल्यूम कितना है 3.16 इंटू 10⁻⁷। सो आंसर इज 7.1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। आगे चले, ठीक है। हेंस द मोलर वॉल्यूम इज 7.08 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स हायर देन एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, फॉर दिस रीजन। और इसी वजह से क्या है कि इंटर एटॉमिक सेपरेशन इन हाइड्रोजन इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब क्या है लास्ट लाइन का, कि एक तो मोलर वॉल्यूम जो है वो इतना टाइम्स हायर है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन मतलब कि ये जो एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा है देन एक साइज ऑफ एटम से, ठीक है। मतलब कि ये इसका जो एटम का जो साइज़ होगा उससे भी ज़्यादा तो इनके बीच में दो एटम्स के बीच में वो है, डिस्टेंस है। तभी तो क्या होता है कि गैस जो है वो हाईएस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं अपन। भाई सबसे ज़्यादा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, वाटर में आप कितना ही जोर लगा लो, पानी कंप्रेस होता है क्या, नहीं होता। सॉलिड उसमें और इंटरमोलिकुलर स्पेस और कम है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गैस में इसलिए इतनी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है। और अपन ने देख भी लिया, मतलब मोलर वॉल्यूम जो एक गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, वो 22.4 जो वॉल्यूम है वो 7 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, उसके एटॉमिक वॉल्यूम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये सारे मैंने जो क्वेश्चन थे जो अपने 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं फिजिक्स के अंदर पीछे चैप्टर के अंदर, वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए उसमें। इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ रहा नहीं है, मैंने आपको चैप्टर के बेसिक समझा दिया, उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। सो इसी तरह से हमारी क्लास के साथ जुड़िए रहिए ताकि और हम चैप्टर्स लाते रहें आपके लिए, और हम इसमें डीप स्टडी कर सकें। और इस एक बार ये सीरीज़ पूरे कंप्लीट अपन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के बाद उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो IIT JEE और उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फिर न्यूमेरिकल्स अपन इसके बाद सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है।